प्राइवेट बातें हैं वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, क्या आप ऐसा मानती हैं? क्या भावनात्मक जुड़ाव अब चंद्रशेखर आजाद के साथ आपका बिल्कुल नहीं रह गया है? बिल्कुल भी नहीं रह गया। जिस जिस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी के भगवान, मेरे जीवित भगवान, मेरे पिताजी के ऊपर एफआईआर करा दी, उसके प्रति मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं। अब तो रोहिणी घावरी अब चंद्रशेखर आजाद को जेल भिजवाना चाहती हैं। अगर उनको जेल हो जाती है, जेल के बाद, जेल में जाने के बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उस दशा में उनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप लगातार कहती रहीं कि वो चंद्रशेखर आजाद जो हैं बीजेपी की वजह से जीते हैं, बीजेपी की शय से जीते हैं। आप बी टीम बताती रही हैं। उनकी ओर से कहा जाता है, उनके समर्थकों की ओर से कहा जाता है कि रोहिणी घावरी जो है बीजेपी की एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं और पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हैं चंद्रशेखर आजाद को। आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है, क्या सबूत है कि बीजेपी की बी टीम है चंद्रशेखर आजाद? मैं तो 100 एविडेंस दे दूंगी। सांसद बना वो, टाइपेड बंगला मिला उसको, 5+ सुरक्षा मिली उसको, आज एफआईआर उसके खिलाफ नहीं हो रही है। तो एजेंट कौन है, मैं या वो? कि एक एक व्यक्ति के मुंह पे आज की तारीख में यही है कि बीजेपी पूरी तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है। वरना एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति, जिसका आज से 5 साल पहले जिसके पास जीरो संपत्ति थी, आज वो 500 करोड़ का हो गया, कैसे? तस्वीर आपकी मनोज तिवारी के साथ वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी। तब आपके ऊपर आरोप लगे थे कि कहीं बीजेपी की ओर से इशारे किए गए हों आपको कि इस तरह इस वे में आगे बढ़ना है। मनोज तिवारी जी ने मुझे अपने घर बुलाकर सम्मानित किया जब मैं पहली बार अपनी डिग्री लेके आई। तो दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लोग मुझे उनके घर लेकर गए कि भाई 5 मिनट आप वहां पर, आपका सम्मान। क्या आप नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को जेल में देखना चाहती हैं, उनका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं उस व्यक्ति को जेल में देखना चाहती हूँ। वो सजा का पात्र है। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें इंटरनेट रावण के नाम से भी पुकारता है, उनके पॉलिटिकल करियर पर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगाने वाली, उनके ऊपर धोखा देने, छल करने, बरगलाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत रोहिणी जी आपका। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो रोहिणी जी, पूरे मामले का जो सच क्या है वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक आप बधाई की पात्र हैं जो एक महिला होकर अपनी आवाज इतनी बुलंदी के साथ रख रही हैं। जी शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो रोहिणी जी यही बताइए कि करीब 4 महीने के पहले आपने जो एफआईआर दर्ज कराई थी सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ, अभी क्या उसकी डेवलपमेंट है पूरे केस की? देखिए, एफआईआर दर्ज ही नहीं। जून से मैं प्रयास कर रही हूँ और अभी हम लोग जनवरी में, ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ्स हो चुके हैं। लेकिन हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश की कानून व्यवस्था है, इस एक केस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मेरे जैसी लड़की को, जो यहाँ पर अब्रॉड में रहती है, जो अपनी आवाज उठा रही है, उसके लिए इतना डिफिकल्ट बना दिया है, तो फिर एवरेज और नॉर्मल लड़कियों के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। मतलब पूरा पुलिस प्रशासन से लेकर देश की सरकार से लेकर सब बस इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि इतना थका दिया जाए कि एक लड़की अपनी लड़ाई छोड़कर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाए। क्योंकि 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यूटी में लड़ना, उसके बाद भी प्रयास करते रहना, ये डिफिकल्ट है। लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ। अभी कोर्ट के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की, तो कोर्ट की एक छोटे से एक्सक्यूज को दिखाकर उन लोगों ने हमारे केस को रिजेक्ट कर दी, जी टेक्निकल इश्यू बता दी। जी। लेकिन अब मैंने अगेन वापस हाई कोर्ट में फिर से एक बार पिटीशन दायर की है, एक बार फिर से हमने एप्लीकेशन की है कि एक बार फिर। लेकिन ये कोशिश जारी रहेगी। अब ये देश का दुर्भाग्य है या फिर हमारे देश की कानून व्यवस्था की, जो आप बोल सकते हो कि मतलब यहाँ पर एक कॉमन पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है। ये मेरी लड़ाई, क्यों नहीं लड़ पा रहे? इस लड़ाई का अंजाम आप क्या चाहती है रोहिणी जी? ये लगातार सवाल हर कोई जानना चाहता है। बहुत लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रही हैं। जो मैंने 4 महीने पहले का जिक्र किया, आप अलग अलग मीडिया चैनल्स को उस वक्त बाइट देती हुई नजर आई थी। आपने कहा मुझे न्याय मिले। न्याय में आप क्या चाहती हैं? किस तरह की कार्रवाई हो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ?
देखिए, न्याय का मतलब है कि पहली चीज तो क्लियरिटी मिले। जो जितने हम्म। झूठे एलिगेशंस मुझ पर लगाए गए हैं, मुझ हम्म। पर एक्सटॉर्शन का केस किया गया, ब्लैकमेलिंग का केस किया गया, हम्म। वो तो मैं लड़की हूँ, अगर लड़का होती और इस लड़ाई में तो शायद मुझ पर रेप का केस भी लगा दिया जाता अगर हमारे देश में, क्योंकि एक हम्म। ताकतवर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अगर उसके हम्म। हाथ में सत्ता है, हम्म। सत्ता के लोगों का संरक्षण है, तो वो किसी भी तरह से आवाज दबा सकता है। हम्म। तो ये तो है ही एक चीज। और दूसरी चीज की देखिए, न्याय ये है कि मैं भी खुद एक डिग्निटी वाली जिंदगी चाहती हूँ, और डिग्निटी की जिंदगी तब मिलेगी जब हम्म। क्लियरिटी मिलेगी कि कौन सही है और कौन गलत। ऐसे ही अगर हम लोग अन्याय बर्दाश्त करने लगे तो हमारे कानून व्यवस्था के ऊपर से हमारा विश्वास उठता रहे, तो फिर हर लड़की के साथ यही होगा। क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर हम हमारी बात सुनी जानी चाहिए। ये हमारा देश है जहाँ पर आधी आबादी हमारे देश की महिलाएं हैं। हमारी बात सुनी जानी चाहिए। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुना जाना चाहिए। बिल्कुल आवाज़ सुनी जानी चाहिए और बहुत सारे इससे जुड़े सवाल भी हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से आपकी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लास्ट जो आखिरी बातचीत थी वो कब हुई थी? जून फोन में ही के हुई थी, जरिए जब या? मैंने जैसे ही, जी। हाँ, आखिरी बातचीत जब फोन पे ही हुई थी, जून में हाँ। हुई थी। क्योंकि जब उस वक्त जब मैं जैसे ही केस के लिए आगे बढ़ी थी, जैसे ही हम्म। 23 जून को एनसीडब्ल्यू में ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आई कि मैंने हम्म। किया। अब आप देखिए कि एनसीडब्ल्यू जाना माना एक संस्था बोल सकते हैं, आयोग है, वो हम्म। मेरे केस में कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब हम्म। वहां से मेरी होप टूटी। फिर दूसरी बिल्कुल होप नहीं। मैंने गई, आप मैं दिल्ली आप कमिश्नर के पास शुरुआत से ही खुद बात बैठी करते जाकर। हैं रोहिणी जी, शुरुआत से ही बात करते हैं। बातचीत में आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? यही बस कि बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, मामला सुलझाते हैं, बैठ के हम्म। बात करते हैं, मिलते हैं हम्म। एक बार, और वही सब चीजें। काफी इमोशनल हुए थे, काफी मैंने तो इंटरव्यूज में कहा भी है उस बात को हम्म। कि इस चीज को इतना आगे नहीं बढ़ाते। मानता हूँ कि गलती हुई है, लेकिन इस तरह से, लेकिन मैंने उस चीज को अब आगे, बहुत आगे, भी तो 6 महीने हो चुके हैं इस बात को, तो अब तो लड़ाई बहुत आगे पहुंच चुकी है। और मैं लगातार, ये हम्म। सोशल मीडिया मेरे हाथ में है, मैं यहाँ पर बैठकर और क्या करूंगी? सोशल मीडिया पे अपनी बात लिखती हूँ। जी। इसके अलावा बिल्कुल। मेरे पास और कोई तो माध्यम है। बिल्कुल रोहिणी जी, और आप बहुत बेबाकी से अपनी बात बहुत ब्लंट तरीके से हर मीडिया हाउस में रख रही हैं। लेकिन आपके हम्म। विरोधी जो हैं वो लगातार इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि किसी के साथ आप सहमति के साथ जब निजी रिश्ते में जाती हैं, उसके बाद जब वो रिश्ता किसी भी वजह से टूटता हो, तो आपस में बैठकर या आपस में बातचीत के जरिए वो सहमति बनाएं या फिर कोर्ट का रास्ता अख्तियार करें। उस बीच में जो सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, अलग अलग उनके जो निजी वीडियोस सार्वजनिक किए गए, निजी चैट सार्वजनिक करी गई, तब कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे कि जो प्राइवेट बातें हैं वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी। क्या आप ऐसा मानती हैं? देखिए, निजी बातें सार्वजनिक कब हुई? सितंबर के बाद से, जून से हम्म। लेके सितंबर तक तो कोई निजी वीडियोस या कुछ भी वायरल नहीं हुआ था। जब लोगों ने मुझसे तथ्य मांगना शुरू हम्म। करे, उन्होंने कहा अगर ये बात सच्ची है, ऐसा, पहली बात तो उन लोगों ने, जनता के पास जो आवाज पहुंची या लोगों तक पहुंची, हम्म। लोगों ने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि ऐसा कोई संबंध भी था। हम्म। तो मैं कैसे अपनी बात को प्रूव करती? तब तो मुझे एविडेंस देना पड़े। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर इसके पास कोई एविडेंस होते तो पुलिस इसकी हम्म। सुनती, क्योंकि जून से लेकर सितंबर तक लड़ती रही रोहिणी, हम्म। क्यों नहीं पुलिस सुन रही है, क्यों हम्म। कोर्ट नहीं सुन रहा है? तो मुझे हम्म। दिखाना पड़ा। एक लड़की को कितने तरीके से अपनी बात को, तथ्य तथ्य को पेश करना पड़ता है। और हम्म। यहाँ पर हमारे देश की तो मैं अभी जो स्थिति देख रही हूँ, अभी हम्म। जो मौजूदा स्थिति है, जहाँ पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए लोग लड़ रहे हैं, जहाँ पर उन्नाव पीड़िताओं के लिए लड़ रहे हैं, तो उन बेटियों की लड़ाई इतनी मुश्किल है, तो फिर मेरी तो आप भूल ही जाओ कि मेरी कितनी मुश्किल होने वाली है। पर लड़ रहे हैं, ठीक क्योंकि है। नेताओं से लड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल राह आपकी आसान नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब आपने कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने का विचार किया, उसके पहले जो आपका 3 से 4 साल के बीच का जो रिश्ता रहा, आपका एक स्टेटमेंट था कि मेरा शादी का झांसा देकर शारीरिक यौन शोषण का आरोप भी आपकी ओर से लगाया गया है। 3 से 4 साल के रिश्ते के बीच आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रशेखर शादीशुदा भी हैं, उनके बच्चे भी हैं? बहुत मुझे लंबा जानने की समय क्योंकि कोशिश होता है। करने से पहले तो उस इंसान को खुद बताना चाहिए था। जब कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ किसी रिश्ते में आना चाहता है तो उसे खुद बताना चाहिए था कि मेरी जिंदगी की ये सच्चाई है। उसके हम्म। बाद लड़की रहना चाहती है नहीं रहना चाहती है, हम्म। उसका फैसला होता है। हम्म। लेकिन मुझसे तो लगातार छुपाया गया।
उनकी शादी कोई पारंपरिक रूप से जिस तरीके से शादियां होती है ऐसे नहीं हुई है। एक कोर्ट मैरिज हुई है, वो ब्लैकमेलिंग और जबरदस्ती के चक्कर में चुपचाप से सीक्रेटली की, जिसमें पड़ोसी को भी खबर नहीं। तो एक विदेश में बैठी लड़की को कैसे खबर होगी कि शादी हुई है? अगर किसी परंपरागत तरीके से शादी होती, फोटोज वायरल होते, लोग जाते, कोई कार्यक्रम होता, कोई हॉल बुक होता, कोई मैरिज गार्डन में मैरिज होती, तो शायद लोगों तक पहुंचता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और वो जि, तो एक जबरदस्ती का रिश्ता है। और जिस जी दिन आपको पता चला कि वो शादीशुदा हैं, उस दिन से ही आपने अलग रास्ता अख्तियार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसी दिन इस चीज का विरोध किया और मैंने हम्म। अलग होने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद में तो फिर वही इमोशनल ड्रामे, क्योंकि उस टाइम के बाद तो बहुत आगे रिश्ते में बढ़ चुके थे। हम्म। नहीं रह नहीं सकता ये वो, क्योंकि जब तक जरूरत थी तब तक के सारी चीजें अलग थी। सारी बातें और हर एक चीज तो सांसद बनने के बाद हाँ, बदली है। ठीक है रोहिणी जी, एक निजी प्रश्न भी मैं आपसे पूछता हूँ। जब हम किसी के साथ भावनात्मक रिश्ते में होते हैं, उसके बाद जब हम उस पर, आपने कहा कि उसकी सांसदी चली जाएगी, अब मैं उसका पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़त्म कर दूंगी, इस तरह की भी तमाम इंटरव्यूज़ में बातें हैं। क्या भावनात्मक जुड़ाव अब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आपका बिल्कुल नहीं रह गया है? बिल्कुल भी नहीं रह गया। जिस जिस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी के भगवान, मेरे जीवित भगवान, मेरे पिताजी के ऊपर एफआईआर करा दी, उसके प्रति मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं। अब तो बिल्कुल रंजिश और दुश्मनी समझ लीजिए, अब तो हम्म। लड़ाई समझ लीजिए, क्योंकि पिता से बढ़ के कुछ नहीं होता। जिस हम्म। व्यक्ति ने मेरे पिता के खिलाफ एफआईआर करा दी, उसको मैं इस जन्म में क्या किसी जन्म में माफ नहीं कर सकती। ठीक है। और जब आपकी ये रंजिश अंजाम तक पहुंचेगी, तो देश का एक बड़ा जो है दलित नेता भी, जो उभरता हुआ नेता है, उस वो भी ख़त्म होगा। चंद्रशेखर की दलित लीडरशिप के तौर पर जो उन्हें जाना जाता है, वो भी ख़त्म होगी। क्या आपको लगता है कि दलितों का एक नेता जो है पूरी तरीके से उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा? कैसा नेता दलितों का, जो हजारों युवाओं के ऊपर मुकदमे करवाता है? कैसा नेता दलितों का, जिसने आज तक एक भी समाज के किसी भी व्यक्ति को सफल नहीं कराया? कैसा नेता दलितों का, जिसने आज तक एक भी बच्चे की शिक्षा में या किसी भी तरह से मदद नहीं की? ऐसा हम्म। नेता दलितों को नहीं चाहिए। हम्म। ऐसे एक्सीडेंटल नेता की जरूरत नहीं है दलितों की। दलितों का नेता बनने के लिए क्या, खुद की हम्म। सफलता, खुद का टाइपेड बंगला, खुद की वाइफ प्लस सुरक्षा, खुद की सांसदी? जो व्यक्ति हम्म। खुद के बारे में सोचता है वो दलितों का नेता नहीं हो सकता। रोहिणी घावरी अब चंद्रशेखर आज़ाद को जेल भिजवाना चाहती हैं। मैं भिजवाना चाहती हूँ, ये तो सारा देश जानता है, लेकिन वो 101% जेल जाएगा। ये 2027। ठीक है, ये देखिए, सवाल। आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने कौन से नेताओं तक नहीं पहुंची? मैं ठीक है। सबसे बात की ठीक है मैंने, रोहिणी जी, लेकिन ये सबका सवाल, एक ही जवाब है 27 के बाद। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर उनको जेल हो जाती है, जेल के बाद, जेल में जाने के बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उस दशा में उनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो क्या आप ये चाहती हैं? मैं कुछ चाहती या नहीं चाहती, जिस इंसान ने गलत किया, अगर मेरा सगा भाई भी किसी हम्म। की बेटी के साथ अन्याय करेगा ना, तो मैं हम्म। उसको भी जेल पहुंचाऊंगी। अभी तो मेरा भाई अभी तो 22 साल का है, लेकिन भविष्य में अगर उससे कोई गलती हो गई ना, तो यही रोहिणी हम्म। गांवरी बैठकर उसको यहाँ पर उसको भी जेल भेजेगी। तो फिर वो तो एक व्यक्ति है। तो हम्म। जिसने गलती की है उसको सजा का तो हक है। और सिर्फ एक लड़की होती तो शायद चुप हो जाती, एक अकेली मैं विक्टिम होती। लेकिन ऐसी तो मैंने कई लड़कियां, मैंने उन लड़कियों का दर्द सुना है। हम्म। कर्मों का फल यही मिलता है, वो कर्मों की ठीक। सजा मिलती है। ये ठीक तो है। उनको, एक एक, राजनेता को सबसे पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल और। आप लगातार कहती रहीं कि वो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं बीजेपी की वजह से जीते हैं, बीजेपी की शय से जीते हैं। आप बी टीम बताती रही हैं। उनकी ओर से कहा जाता है, उनके समर्थकों की ओर से कहा जाता है कि रोहिणी घावरी जो है बीजेपी की एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं और पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हैं चंद्रशेखर आज़ाद को। आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है, क्या सबूत है कि बीजेपी की बी टीम है चंद्रशेखर आज़ाद? अच्छा, मैं अगर बीजेपी की एजेंट होती तो 6 महीने से एक एफआईआर के लिए धक्के खा रही होती? क्या किसी भी नेता ने क्या एक भी बीजेपी के नेता ने मेरे पक्ष में कोई भी हम्म। स्टेटमेंट दिया? क्या किसी भी नेता ने अब तक इसकी अप्रोच की? विपक्ष ने भी नहीं की। पक्ष तो आप छोड़िए, मेरा हम्म। किसी भी नेता से कहीं तक कोई लिंक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आम लड़की की न्याय की लड़ाई है। अगर ऐसा होता तो क्या चंद्रशेखर अब तक कोई तथ्य लेकर समाज के सामने नहीं आते कि देखो इस लड़की ने इस तरीके से किया? एक एविडेंस तो लेकर आ जाओ। मैं तो हम्म। 100 एविडेंस दे दूंगी। सांसद बना वो, टाइपेड बंगला मिला उसको, वाई प्लस सुरक्षा मिली उसको, आज एफआईआर उसके खिलाफ नहीं हो रही है। तो एजेंट कौन है, मैं या वो? हम्म।
और गिरिराज सिंह और चंद्रशेखर का एक वीडियो भी वायरल है जिसमें चंद्रशेखर जो हैं गिरिराज सिंह को हनुमान कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी क्या संकेत है उनके बीजेपी से जुड़ाव का? साफ साफ सबको दिख रहा है सारी चीजें, हम्म। ऐसा नहीं है सिर्फ आम जनता को मूर्ख बनाना आसान है, पूरा समाज ये बात जान चुका है। हम्म। एक व्यक्ति के मुंह पे आज की तारीख में यही है कि हम्म। बीजेपी पूरी तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है। वरना हम्म। एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति जिसका आज से 5 साल पहले जिसके पास हम्म। जीरो संपत्ति थी, आज वो हम्म। 500 करोड़ का हो गया, कैसे ठीक है। अ, संभव है क्या? ठीक है। गिरिराज सिंह का मैंने जिक्र किया। एक तस्वीर आपकी मनोज तिवारी के साथ वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी। तब आपके ऊपर आरोप लगे थे कि कहीं बीजेपी की ओर से इशारे किए गए हों आपको कि इस तरह इस वे में आगे बढ़ना है। एक वाल्मीकि समाज की बेटी जिसकी माँ सफाई कर्मी है, हम्म। जो विदेश में पीएचडी करने गई और जब डिग्री लेके अपने देश वापस लौटी, तो उसके सम्मान सत्कार में कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ तो क्या उसको सम्मान लेने का अधिकार नहीं है? मनोज तिवारी जी ने मुझे अपने घर बुलाकर सम्मानित किया जब मैं हम्म। पहली बार अपनी डिग्री लेके आई। तो हम्म। दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लोग मुझे उनके घर लेकर गए कि भाई पांच हम्म। मिनट आप वहां पर आपका सम्मान। तो एक स्टूडेंट के सम्मान का अधिकार नहीं है? हम्म। कोई भी कर सकता है। हम्म। ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद से भी हम लोग लगातार संपर्क में थे और हमारी टीम भी अलग अलग वक्त पर उनके पास गई, लेकिन उन्होंने किसी भी मीडिया हाउस से इस मसले पर बात करने से बिल्कुल इनकार किया हुआ है। वो बहुत खुलकर बोलने से बचते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा निजी मामला है। और एक तरफ रोहिणी घावरी उनसे जुड़ी तमाम निजी जो दस्तावेज हैं वो सार्वजनिक कर रही हैं। यहाँ पर क्या ये जस्टिफाइड हो रहे हैं आपकी इस तरह की एक्टिविटी? किस तरीके से जस्टिफाइड? विक्टिम ही तो बोलेगा, एक्यूज थोड़ी बोलेगा। विक्टिम ही तो अपनी बात रखेगा ना, जिसने सहा है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। जो जिस नहीं, व्यक्ति ने अन्याय किया है उनका वो क्या कहना है, बोलेगा नहीं पब्लिक नहीं, के उनका सामने कहना आकर? है कि मैं कोर्ट में ये बात अपनी रखूंगा, मामला कोर्ट में जाएगा, वहां पर मैं अपनी बात रखूंगा और इस तरह मैं सोशल मीडिया के जरिए अपने निजी जो जीवन है उसको सार्वजनिक नहीं करूंगा। और यही अपेक्षा जो है वो रोहिणी से भी की जानी चाहिए। देखिए, मैंने बहुत कोशिश की शुरुआत में, मैं भी तो गई, पुलिस थाने गई, कोर्ट गई, जिंदगी में नहीं गई थी। सारी हम्म। कोशिशें की, आप कोर्ट में मामला जाने तो दो, आप एफआईआर होने तो दो। एफआईआर हो जाती तो शायद इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर इतना उछाल होता ही नहीं। अगर जून में ही एफआईआर हो जाती, कोर्ट में मामला चला जाता, चुपचाप सारी सारा जो हियरिंग है और सारी चीजें होती रहती। सोशल मीडिया पे लाने पर तो आप लोगों ने मजबूर किया। जब आप मेरी बात ही नहीं सुनोगे, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, तो मैं जनता तक आवाज अपनी तो रखूंगी। मैं अपना जस्टिफिकेशन तो दूंगी कि मैं सही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी तरह से किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, मैंने अपनी जिंदगी बहुत ईमानदारी से जी, मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मुझे अपनी बात रखने का पूरा हक है। ये देश जितना एक नेताओं का है, उतना ही देश ये एक आम बेटी का भी है। ठीक है। एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि सार्वजनिक तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद आपसे माफ़ी मांगते हैं और दोबारा जो है रिश्ता जो अपना है उसको पवित्र करने की कोशिश करते हैं, किसी भी दिशा में फ्रेंडशिप के तौर पर, दोस्ती के तौर पर दोबारा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। क्या आप राजी होंगी? मैंने क्या कहा? जिस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी के जीवित भगवान का अपमान किया है, उस हम्म। भगवान का अपमान एक बेटी तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस हम्म। व्यक्ति ने मेरे पिता, जो एकदम वो बोलते व्हाइट कॉलर जिसकी जिंदगी रही, हम्म। उसके चरित्र के ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा किया, एक बेटी के बाप का क्यों? वो मेरे पिता है, सिर्फ उनका यही एक अपराध है जिस वजह से इस व्यक्ति ने, क्या मैं भी चाहती तो उसकी माँ के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर एलिगेशन लगा सकती थी। ठीक है। लेकिन कोई भी लड़ाई इतनी गंदी नहीं खुल होनी के चाहिए कि आपके थोड़ा पेरेंट्स को अपमान थोड़ा किया खुल जाए। के बताइए, पिताजी पर क्या आरोप लगाए उन्होंने? क्या आरोप है? जो एक्सटॉर्शन का केस मैंने किया, मेरे ऊपर जो किया है, उसमें हम्म। मेरे पिताजी का नाम पे लिखवाया है, मेरे हम्म। पिताजी के खिलाफ एफआईआर की है कि इस ओके। लड़की के ऊपर कैसे भी दबाव बनाया जाए। इसकी माफी तो इस जन्म में नहीं दी जा सकती। हाँ। और एक आरोप ये भी है कि क्रेडिट ना मिलने के चलते जब वो सांसद बन गए और क्रेडिट आपको नहीं मिला, ये बौखलाहट क्रेडिट ना मिलने की है, उनकी तरफ से ऐसा कहा जाता है। क्या क्रेडिट देगा वो व्यक्ति? वो किसको क्रेडिट देगा? वो जो व्यक्ति जिसने आज तक हाँ। अपनी माँ को कोई क्रेडिट नहीं दिया, वो मुझे क्या क्रेडिट देगा? जिसने अपनी माँ के लिए कोई सुख सुख का जीवन नहीं दिया, वो मुझे क्या देगा? वो हम्म। क्रेडिट मैं क्यों मांगूंगी? जो लड़की खुद यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देती है, क्या मैं सांसद नहीं बन सकती? क्या मैं मंत्री नहीं बन सकती? अगर मैं एक आम लड़की होती, घरेलू लड़की होती, तो शायद मेरे लिए क्रेडिट बहुत महत्व रखता। लेकिन ऐसे क्रेडिट का मैं क्या करूंगी? मेरी तो मेहनत थी जो मैंने की है 4 साल उस व्यक्ति को बनाने में, और ये बात मैं गुरूर के साथ बोल सकती हूँ कि मैंने किया है प्रयास, मैंने किए चंद्रशेखर एक साथी की तरह। चंद्रशेखर आजाद को रोहिणी घावरी ने पूरी तरह से बनाया, ऐसा आप कह रही हैं?
ये बात सब बोलते हैं, मैं नहीं, उनके साथ में रहने वाले व्यक्ति से लेकर मेरे साथ में रहने वाले लोग सबने देखा है कि कितनी मेहनत करती थी, रात रात भर जागती थी उस व्यक्ति के लिए, उसके काम में लगी रहती थी। कब किससे गठबंधन करना है, किस नेता के पास जाना है, किससे क्या बात करनी, स्पीच में लिखती थी सारे जो भी बात करते थे वहां पर नेताओं के पास, किस चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करनी है। एक व्यक्ति जब करता है ना तो तकलीफ होती है, अगर नहीं करती तो शायद तकलीफ भी नहीं होती। ठीक है, और ये प्रोफेशनल रिश्ता आपका था, बहुत लंबे वक्त तक आप मिलते रहे, और ये भावनात्मक रिश्ते में कब तब्दील हुआ, और यह हुआ भी कि नहीं, कि क्या रोहिणी घावरी ने इस तरह ही आरोप लगा दिए, इस पर भी सवाल है। किसी के तो एविडेंस पेश किए हैं क्या? एक भी वीडियो से ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती का रिश्ता था या फिर रोहिणी जबरदस्ती का घावरी की नहीं, ये तरफ से प्रोफेशनल था या रिश्ता, नहीं? ये प्रोफेशनल रिश्ता होगा, आपकी दोस्ती होगी, आपका भावनात्मक जुड़ाव था, या आप निजी रिश्ते में थी, ये कैसे साबित कर पाएंगी आप? चंद्रशेखर की तरफ से निजी रिश्ते की शुरुआत में ही शुरुआत हो चुकी थी। उनको ये हम्म। लगने लगा था कि एक लड़की जो इतनी इंटेलेक्चुअल है, जो हम्म। वहां पर पीएचडी कर रही है, मुझे इसके साथ रहना है, मैं बहुत आगे बढ़ूंगा अगर हम दोनों साथ में रहे। वो बार बार मुझे ये कहते थे कि इस आंदोलन को चलाने में, बहुजन आंदोलन की राजनीति की कहानी ही ये है कि दो लोगों ने चलाया, फिर वो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले हो, काशीराम साहब, मायावती जी हो, उसी तरह से वो सोचते थे कि हम दोनों का पेयर भी इस तरह से 21वीं सदी में एक नायक नायिका के रूप में आगे बढ़ेगा, जो बहुजन राजनीति की नींव रखेगा। तो वो ये हमेशा चाहते थे कि भाई ये जो लड़की, जो हीरा है मेरी जिंदगी का, उसको ये मैं तो जाने नहीं कथित दूंगा, तौर तो पर हो शादी गया, करना चाहते थे। ये तो कथित कथित तौर पर आपका बयान हो गया, इसका कोई एविडेंस आपके पास होगा, आप पेश कर हजारों है, पाएंगे? मैंने तो कई फोटोज, वीडियोस और ये सारी चीजें, स्क्रीनशॉट्स वायरल किए हैं मतलब जिसमें उन्होंने नहीं, साफ दिखता आपका है भावनात्मक आपका रिश्ता ये जो था। आरोप है, उस पर मैं बात कर रहा हूं। आपने कहा शादी का झांसा देकर यौन शोषण, इसका आपके पास कोई सबूत होगा? शादी का झांसा उन्होंने दिया, ये सारे सबूत मैंने पेश कर दिए हैं मेरे कोर्ट में, और मेरे एफआईआर में सारी कॉपीज दे दी हैं, और कि वो सारे प्राइम, इवन उनकी ओर से ये रिकॉर्डिंग्स है उनकी बातों की। उनकी ओर से ये कहा गया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? हाँ हाँ, शुरू से शादी करने के लिए ही रिश्ता रखा था, वरना क्यों रहती 4 साल तक। ओके, और तब आपको उस वक्त ये जानकारी नहीं थी कि वो शादीशुदा हैं, और जब आपको जानकारी हुई आप निजी रिश्ते से अलग हो गई? बिल्कुल, ऐसे ही हुआ, शुरुआत में तो ठीक। बताया ही नहीं। कोई भी लड़की शुरुआत में अगर बता देता तो कौन सी लड़की रहना चाहेगी? क्यों रहूंगी मैं? लड़कों की कमी है? मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ, मैं क्यों जाऊंगी ऐसे रिश्ते में जब मुझे पता होता तो। ठीक है, अंतिम में दो टूक आप ये बताइए, बिना किसी बड़ी भूमिका के, कि क्या आप नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को जेल में देखना चाहती हैं, उनका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं उस व्यक्ति को जेल में देखना चाहती हूँ, वो सजा का पात्र है, उसने बहुत लोगों की जिंदगी के साथ नाइंसाफी की है। मेरे माध्यम से अगर उसको सजा मिलती है तो जरूर उसको सजा मिलना चाहिए। उसकी अकल ठिकाने आएगी कि गलती करने पर सजा मिलती है, डजंट मैटर आप क्या बनते हो, पॉलिटिकल करियर इज डिफरेंट। ठीक है, और अभी आपने उन्नाव केस का भी जिक्र किया, कुलदीप सेंगर से जुड़ा जो केस चल रहा है, पीड़िता करीब 8 साल से जद्दोजहद में लगी हुई है, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहें? क्या भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कहीं इस तरह के लूप होल हैं कि पीड़ित को इतने लंबे समय तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़े? देखिए, भारत की न्याय व्यवस्था आम इंसान के लिए कुछ और है और नेताओं के लिए अलग है। हम्म। नेताओं के लिए सारे नियम कायदे बदल जाते हैं, जहां पर एक विक्टिम खुद बोल रही है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, इस तरीके से मेरा मेरा शोषण किया है, उन्नाव पीड़िता खुद बोल रही है, फिर क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों उसको 8 साल से इसको धक्के? क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो एक एक्स एमएलए है। उसी तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिस तरीके एक बेटी को, एक 18 साल की बच्ची को मार दिया गया एक वीआईपी सर्विस और ये सारी चीजों के लिए, आज पूरा उत्तराखंड संघर्ष कर रहा है। ये क्या हो गया है हमारे देश को? यहाँ पर बेटियों की क्यों नहीं सुनी जा रही है? ना यहाँ पर जीवित बेटियों की सुनी जा रही है, ना मरने वाली बेटियों को न्याय मिल रहा है। तो किस बेटी को न्याय मिलेगा हमारे देश में, जिसकी आधी आबादी महिलाएं हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहिणी जी, बेबाकी के साथ अपनी बात को रखने के लिए। हमारी आशा, अपेक्षा, कामना आपसे यही है कि आप इसी तरह मुखर तरीके से ये जंग लड़ती रहें, और आपको, अगर आप सही हैं तो आपको न्याय मिले। मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।